ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं कि ये जो पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन जो 11 चैप्टर हमने खत्म किया था, इसकी रिवीजन देखते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनमें हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है कवर हो रहा है। क्या है कि चाइना एंड जापान प्रेजेंट अ मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, चाइना एंड जापान का हमने इसमें किया है कि एक तो सबसे पहले जो है कि फिजिकल कंट्रास्ट बहुत है दोनों कंट्रीज में। जापान एक आइलैंड कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है, और साउथ एशिया के साथ साथ वो ईस्ट एशियन कंट्री भी है। उधर से चाइना एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है, उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो चाइना इज ए वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री विद मैनी क्लाइमेटिक जोन। दूसरी चीज क्या है कि चाइना वास्ट कंट्री होने के साथ साथ इसमें क्लाइमेटिक जोन बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारी क्लाइमेटिक जोन है, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज भी हैं। चाइना में बड़ी कंट्री है तो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है यहाँ पर। चाइना एंड जापान आर सिचुएटेड इन फार ईस्ट एशिया। दोनों ही ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, ये एक इनके सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों पॉइंट डिफरेंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। अब चाइना डोमिनेटेड द ईस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। चाइना जो है ईस्ट एशिया को जो है 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही डोमिनेट करता था। अब चाइना इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर। चाइना की 3 मेजर रिवर्स हैं, ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है बता रहा है चाइना का। इन रिवर्स के नाम क्या है? हुआंग हे, ठीक है, यांगसे एंड पर्ल रिवर। ये चाइना की ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है चाइना की उसको भी काफ़ी डोमिनेट करती हैं। लार्ज पार्ट ऑफ चाइना इज माउंटेनियस। इधर से आप इंडिया की साइड से जब देखते हैं तो बीच में तिब्बत आ जाता है और फिर चाइना, ये सारा पार्ट जो है माउंटेनियस पार्ट है उधर चाइना का भी। द मोस्ट डोमिनेंट एथनिक ग्रुप ऑफ चाइना इज हान एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज, क्या है, पुटोंगुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो रिवर वाला क्वेश्चन बनेगा कि मेजर रिवर कौन कौन सी हैं चाइना की, तो आप इन 3 रिवर के नाम याद कर लेंगे। दूसरा फिर क्या याद करेंगे कि एथनिक ग्रुप कौन सा है, डोमिनेंट ग्रुप कौन सा है चाइना का, वो हान है। एथनिक मतलब जो सबसे जो ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, लैंग्वेजेस, एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज, ठीक है, पोटोंगुआ है। अब क्या है कि चाइना का जो फूड है उसमें भी रीजनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। द बेस्ट नोन इन साउदर्न और कैंटोनीज क्विजन, ठीक है, तो ये जो है वहाँ की जो है फूड डाइवर्सिटी है। जापान वाज डिवाइडेड इनटू मोर देन 250 डोमेन्स अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड डेम्यो। जापान इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए शॉर्ट जापान के बारे में कि कितने डोमेन्स में डिवाइडेड है, 250 डोमेन्स में डिवाइडेड है, और अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, किन के रूल के अंडर ये डोमेन्स हैं, डेम्यो, ठीक है। फिर जापान की लोकेशन कहाँ पर है, कौन से ओशियन में है, तो हम देखेंगे पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे है जापान इज ए स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स। जापान एक आइलैंड कंट्री है, पहले ही बताया है। इट इज एन आर्चीपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 3000 आइलैंड्स, ठीक है, और जो कितने आइलैंड्स हैं, 3000 से ज्यादा आइलैंड्स को कंप्राइज करके जो है ये जापान कंट्री बनता है, ठीक, जिसमें से कौन से हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू एंड होक्काइडो आर द 4 लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। तो यहाँ पर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि जापान के कौन से लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं उनके नाम बताओ, या क्वांटिटी पूछ लेगा कितने हैं टोटल, तो 4 लार्जेस्ट आइलैंड हैं। फिर विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये बहुत मतलब काफी समय तक ये जीके का क्वेश्चन भी रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब शुगुन्स मेड ईडो द कैपिटल ऑफ जापान। जो शुगुन डायनेस्टी थी, ठीक है, उन्होंने ईडो शहर की एस्टेब्लिशमेंट की थी जो कि जापान की कैपिटल थी, और ईडो का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, टोक्यो कर दिया गया।
तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बनेगा कि टोक्यो का जो ट्रेडिशनल नेम है वो क्या है, ईडो। द ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रियरिंग इज नॉट प्रिवेलेंट, जापान के लोग ज्यादा एनिमल रियरिंग नहीं करते, वहाँ पशुपालन ज्यादा नहीं होता है। ईडो इज मॉडर्न टोक्यो, ये आ गई वही बात। जापानीज एम्परर वाज नोन एज मिकाडो, ठीक है, जो जापानीज एम्परर थे, पहले जापान के जो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, उनको मिकाडो के नाम से जाना जाता था। युग्युर, हुई, मंचू एंड तिब्बतन आर द अदर नेशनलिटीज ऑफ द चाइनीज। फिर चाइना के बारे में कहता है कि चाइना के अंदर कितनी नेशनलिटीज हैं। न चाइना के अंदर मेन ये एक तो ऊपर हमने एक नेशनलिटी की बात कर चुके हैं, एथनिक कंपोजिशन में हान, ठीक है, हान के अलावा दूसरी कौन है, इघूर, हुई, मंचू एंड तिब्बतन नेशनलिटीज भी जो है चाइना के अंदर रहती हैं। द समुराई वर वॉरियर्स एंड हेल्प द शोगुन इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये शोगुन कौन थे, ये देखिए हमने देखा था जापान के अंदर जो शोगुन डायनेस्टी थी, तो समुराई कौन थे, समुराई वॉरियर ट्राइब्स थे। ये जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा ना समुराई, तो उसमें क्या था कि ये वॉरियर होते थे, ठीक है, और ये वॉरियर्स इनका क्या काम था, मेन जो है ये किंग को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। फिर क्या है, प्रिंटिंग वाज डन विद वुड ब्लॉक इन जापान। अब जापान में प्रिंटिंग शुरू हुई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, लेकिन ये गई कहाँ से, प्रिंटिंग की हिस्ट्री हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बेटा कि प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुई थी, चाइना से शुरू हुई थी। और कैसे शुरू हुई थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ही शुरू हुई थी, ठीक है। चाइना से फिर ये जापान पहुंची। जापान कैसे गई, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज लोग थे, ट्रेवलर, वो जो है ये टेक्निक जापान लेके गई, ठीक है। फिर यही जो टेक्निक थी ये यूरोप पहुंची, सबसे पहले इटली, ठीक है, और 1112 के अंदर। और जापानीज वर नॉट इंटरेस्टेड इन यूरोपियन प्रिंटिंग, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज्यादा प्रिविलेंट थी, लेकिन जापान में जब बाद में यूरोप के अंदर गुटेनबर्ग के द्वारा फिर नई प्रिंटिंग टेक्निक्स इजाद की गई, तो जापान ने उनको बहुत लेट जो है अडॉप्ट किया। ईडो द कैपिटल सिटी ऑफ जापान बिकेम द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है। जो ईडो थी वो कैपिटल सिटी बन गया जापान का। कैपिटल सिटी होने के कारण ज्यादा पॉपुलेशन भी उसकी बढ़ गई, और ये टाइम पीरियड कौन सा था, मिडल 17th सेंचुरी के अंदर। और आज भी हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसा ही है कि जो भी कैपिटल सिटीज होती हैं, ठीक है, वो मोस्ट पॉपुलस होती हैं, बिकॉज ऑफ जो वो सेंटर ऑफ पावर होती हैं। चाहे कोई भी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सबसे मेन फैक्टर है इस चीज में। फिर क्या है कि जो द मीजी रेस्टोरेशन इज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मोमेंटस इवेंट इन जापानीज हिस्ट्री, ठीक है। जो मीजी रेस्टोरेशन, जो मिजी लोगों का जो वहां पर जो मिजी डायनेस्टी जब का जो रूल आया, ठीक है, तो इसको मोस्ट मोमेंटस इवेंट माना जाता है जापान की हिस्ट्री के अंदर। 1871 में अंडर मिजीज रूल फेडरलिज्म वाज अबोलिश्ड। जब मिजी रूल को दोबारा रिस्टोर किया गया जापान के अंदर, तो फेडरलिज्म, सामंतवाद या जो जमींदारी प्रथा थी, वो जापान में इन्होंने खत्म कर दी थी। टोक्यो यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रूल ऑफ मिजी इन 1877। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम का कि जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है वो किसके रूल में एस्टैब्लिश की गई, मिजी रूल में। डेट कौन सी थी, ईयर कौन सा था, तो 1877 में। मिलिट्री रिफॉर्म्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मिजी रूल। अब मिजी रूल जब आया तो उन्होंने एजुकेशन को भी काफी एनहेंस किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी काफी इनहेंस किया, और अपनी इंपीरियलिस्ट जो उनकी एक जील थी, जो बाउंड्रीज कॉलोनीज जो बनाने की बात थी, जापान अपना जो है इंपीरियलिज्म एस्टैब्लिश करना चाहता था पड़ोसी देशों पर या वर्ल्ड के दूसरे देशों पर, तो उसके चलते इन्होंने मिलिट्री को भी काफी पावरफुल किया जापान के अंदर। 1872 में
मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वर लॉन्च्ड, जापान के अंदर जो है, अब देखते हैं कि जापान में जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, आज का जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जापान में कब आया? ये 1872 में आ गया था। अंडर मिजीज रूल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, मिजी जो एम्परर थे उन्होंने जो है देश के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। 1889 में जापान अडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और 1889 में फिर उन्होंने जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बनाया था उसको अडॉप्ट कर लिया। मियाके सेचुरीज वाज ए वेल नोन जापानीज फिलोसफर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो फिलोसफर हैं जापान के, वेल नोन फिलोसफर का नाम बताइए। इसके अलावा एक दो टर्म और हैं जिसको मैं अभी शेयर कर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप एक बार उसको ध्यान से सुने, ठीक है। फिर एक जो मेन टर्म है कि जो सिनो जापानीज वार कब हुआ था, ये हुआ था 1894 से 1895 के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या था कि चाइना फेस्ड ह्यूमिलेटिंग डिफीट एट द हैंड ऑफ जापान, कि बीइंग ए वास्ट कंट्री, भाई कितना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी चाइना ने जापान के हाथों मतलब चाइना की हार हुई थी, ठीक है। तो 1894-95 में चाइना और जापान के बीच में जो वार हुआ उसको शिनो जापानीज वार कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ऑन अप्रैल 17 जब ये वार खत्म हुआ 1895 में, तो 17 अप्रैल को दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई जिसको शिमोन्स्की ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ शिमोन्स्की किन देशों के बीच हुई? चाइना एंड जापान के बीच, ठीक है। अब चाइना ने डिक्लेयर्ड आफ्टर द वार दैट बोथ चाइना एंड जापान नीडेड रिफॉर्म्स फॉर मॉडर्नाइजेशन, फिर ये वार में हार होने के बाद चाइना ने एक दोस्ती का हाथ जापान की तरफ बढ़ाया और ये डिक्लेयर किया कि चाइना और जापान को दोनों को ही मॉडर्नाइजेशन के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। अब सिनो जापान जो वार हुआ उससे एंग्लो जापानीज अलायंस हुआ 1902 में। एंग्लो जापानीज अलायंस का मतलब क्या है कि जो यूरोपियंस पावर थी उनको यह आभास हो गया है कि जापान एक छोटा सा कंट्री होते हुए भी इतने बड़े देश का, चाइना का, उसने सामना किया और उसको हराया। तो यूरोपियन कंट्रीज और जो इधर से इंडिया में जो इनका डोमिनेशन था ब्रिटिशर्स का, तो इन्होंने जापान की तरफ अलायंस के हाथ बढ़ाए। 2 ओपियम वार्स वर फोर्ट बिटवीन चाइना एंड इंग्लैंड, अब जो है देखो ये ऊपर एंग्लो आया है, ठीक है। अब फिर एक कंसेप्ट आता है कि इंग्लैंड, जैसे कि इंडिया उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी था, ठीक है, चाइना पर भी ब्रिटिश डोमिनेंस बढ़ रहा था, तो जो है ओपियम अफीम युद्ध के नाम से जाने जाते हैं जो इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुए, ओपियम वार के नाम से जाने जाते हैं, 1839 से 42 एंड 1856 से 60, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 2 ओपियम वार कौन से थे और किस किस के बीच में हुए? इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुए 1839 से 1842 और 1856 से 1860 के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि मंचू जो एम्पायर था चाइना के अंदर वो कब एस्टैब्लिश हुआ? वो रिपब्लिक था मंचू एम्पायर और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 में, ठीक है। फिर आएगी कि जो नेशनल पार्टी ऑफ चाइना थी ये कब फॉर्म्ड हुई? 1912 में फॉर्म हुई। इसको किसने फॉर्म किया था? सन यात सेन ने, ठीक है। और सन यात सेन के द्वारा जो पार्टी रूल आया उस रूल को गुमिंदांग रूल के नाम से भी जाना जाता है, गुमिंदांग, इसको हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर पीपल्स रिपब्लिक पार्टी कब एग्जिस्टेंस में आई चाइना के अंदर? ये आई 1949 में, और इन 1949 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन चाइना एंड बिगेन ए न्यू एज इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो 1949 में चाइना के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी रूल शुरू हो गया
और चाइना के एक नई एज जो है शुरू हुई, एक नया इरा जो है चाइनीज हिस्ट्री में शुरू हो गया। तो ये चीजें हमने जो है यहाँ पर सारी डिस्कस की हैं। चैप्टर 11 के बारे में क्वेश्चंस आंसर्स ऑलरेडी आई हैव सेंट यू, विच यू हैव टू learn, or I will send some more question today which you have to learn. अब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे सोवियत, ठीक है, ये मैं आपको कल की क्लास में ही लिखवाऊंगी, ठीक है। सोवियत, डेम्यो, शोगुन, ठीक है, दीज कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स टू एक्सप्लेन द टर्म्स, ठीक है। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।